नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज एक मिड कैप फंड की चर्चा होगी। मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी है और मिड कैप के बारे में भी आपने पिछले 1-2 महीने में देखा होगा, काफ़ी उतार चढ़ाव, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें आई। लेकिन अगर आप रफ्तार देखेंगे तो उसमें कोई कमी नहीं आई। कहीं कहीं कुछ एक स्टॉक्स में या कुछ स्पेसिफिक थीम्स में हो सकता है कि थोड़े बहुत करेक्शन आए हों, लेकिन ओवरऑल अभी भी मिड कैप की थीम बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। तो कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए, इसका एक तरीका हो सकता है कि आप एक अच्छे मिड कैप फंड में पैसे लगाएं और उससे फिर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। तो आज हमने जिस फंड मैनेजर से बात करने के लिए चुना है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और हम बातचीत करेंगे इसके फंड मैनेजर निकेत शाह से, जिनके पास लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और इस फंड को पिछले 4-5 सालों से मैनेज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं स्टॉक में, क्योंकि जब इसका पोर्टफोलियो अंदर जाके देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि बहुत अच्छे स्टॉक्स इन्होंने पिक किए हैं। निकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। तो आज आपसे समझेंगे कि ये जो मिड कैप फंड है आपका, इसमें कैसे आप स्टॉक चुनते हैं, क्या थीम रखते हैं। आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करूँगा मैं अपने दर्शकों के लिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये एक जनरल क्वेश्चन लोगों के मन में आता कि अरे मिड कैप में तो बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है, क्या आप भी पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो इस पर एज ए फंड मैनेजर आपका अप्रोच क्या रहता है इस तरह के सवालों पे? अगर नीरज जी मैं बात करूं मिड कैप की, उसके पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि अगले 5 से 7 साल में भारत कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अगर आप ग्लोबली देखें आज के तारीख में, डिफरेंट मार्केट्स देखें, आप चाइना देखिए, आप जापान देखिए, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट स्लो डाउन दिख रहा है उनके जीडीपी ग्रोथ रेट्स में वर्सेस द पास्ट। यूरोप और यूएस के खुद के काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इंडिया वो हिसाब से अगर आप देखें जीडीपी के टर्म्स में करीबन 8% की ग्रोथ मुझे लग रहा है सस्टेनेबल तरीके से अगले 5 साल आ सकती है, जो काफी लोगों को शायद बिलीव नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो कहीं ना कहीं पहले 100 दिन में हमें दिखना चाहिए। द गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लेने वाली है गवर्नमेंट, पहले 100 दिन काफी क्रूशियल है मेरे हिसाब से, और वो एक ट्रेंड सेट करेंगे अगले 5 साल के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो जब इंडिया अच्छा करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मिड कैप जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा करेंगे। इसके 2-3 रीजन है। आप पास्ट में अगर मैं जाके डेटा ट्रैक करता हूं तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के साथ सीधा सीधा कोरिलेशन होता है मिड कैप्स का। जब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ तेजी गति से ग्रो करता है तब मिड कैप्स लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स लार्ज कैप से काफी ज्यादा परफॉर्म करते हैं। इवन स्मॉल कैप्स लार्ज कैप से बेटर रिटर्न देते हैं, बिकॉज एक मार्केट जो है और जो सेगमेंट्स है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है, काफी ब्रॉड बेस्ड तरीके से ग्रोथ आती है, तभी जाके आपकी कंट्री 8-8.5% पे ग्रो कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया में आपका व्यू है कि 8%, 7.5-8% की जीडीपी ग्रोथ बरकरार रहेगी अगले 5 साल के लिए, और अगर आपको लगता है कि एफआई इनफ्लोज विल स्टार्ट पिकिंग अप, इलेक्शन के बाद इनफ्लोज एक बार फिर पिकअप होना चालू हो जाएंगे, जो भी साइडलाइंस पे बैठे हैं वो शायद एक बार वापस आ जाएंगे इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मिड कैप में मुझे लग रहा है ग्रोथ और रिटर्न्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। दूसरी तरीके से अगर मैं देखूं तो 2010 से 2020 तक अर्निंग्स ग्रोथ मिड कैप इंडेक्स की केवल 5% थी और लार्ज कैप करीबन 4.5 से 5% की लार्ज कैप की भी ग्रोथ रहती थी अर्निंग्स की। अगर मैं 2021 से 2024 की बात करूं तो 42% ग्रोथ रही है मिड कैप इंडेक्स के अर्निंग्स की, और लार्ज कैप की मैं अगर बात करूं तो करीबन 22 से 23% की ग्रोथ रेट रही है इन द लास्ट 3 इयर्स। तो कुल मिला के अगर ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगी तो मुझे लगता है कि कोई रीजन नहीं है कि मिड कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे ब्रॉडर मार्केट को। हालांकि इन अ बुल मार्केट करेक्शंस आते रहते हैं और हमें वो तैयार रहना पड़ेगा करेक्शंस के लिए, और वो करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हमने 2002 से 2008 की तेजी भी देखी है, करेक्शंस काफी शार्प होते हैं और प्राइस करेक्शंस वो टाइम पे काफी शार्प होते हैं, बिकॉज बुल मार्केट में करेक्शन जब आते हैं तब बहुत स्टीप करेक्शंस आते हैं, बट वो रिकवरी एक वी शेप रिकवरी होती है। और मुझे लगता है अगले 5 साल के लिए कहीं ना कहीं अगर कोई करेक्शन आएगा तो एक मिड कैप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। निकेत, एक चीज़ बताइए, चूंकि मार्केट थोड़ा आप लोग समझ ही रहे हैं, तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है कमोडिटी साइड से। मेटल्स में आप देखिए अचानक से लास्ट अक्टूबर से एक्चुअली बहुत बड़ी तेज़ी बनी और कंटिन्यू होती दिख रही है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी हाई पे है ही है। क्या आगे जाते हुए ये एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि इसका अर्निंग पे असर आएगा अगर कमोडिटीज प्राइसेस बहुत ऊपर रहे तो?
सो नीरज जी, अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो अगर कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं सर्टन सेक्टर्स को उसका इंपैक्ट आता है, जैसे ऑटो वगैरह होता है उनको क्लियर कट इंपैक्ट आता है वो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन का। बट हमने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे उनकी एबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को पूरा का पूरा पास ऑन कर सकते हैं। आप अगर लास्ट 2-3 साल देखें, जब पोस्ट कोविड के बाद जब कमोडिटी के प्राइस काफी हद तक बढ़ चुके थे, तो धीरे धीरे हर ऑटो कंपनी ने वो पास ऑन कर दिया है कस्टमर को। और जब कमोडिटी प्राइस स्टेबल है, या फिर अगर आप लास्ट 12 महीने पहले की मैं बात करूं, जब कमोडिटी प्राइस एक्चुअली गिर रहे थे, स्टील के प्राइस जो थे वो करीबन 80,000 से आज 54-55,000 की तरफ है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें मार्जिन एक्सपेंशन दिखने मिला है, बिकॉज वो प्राइसिंग पावर ऑटो कंपनीज की कहीं ना कहीं दिख रही है। तो कमोडिटी प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंड कस्टमर को पास ऑन हो सकता है, और ये पास ऑन करना शायद थोड़ा इजी होगा ये टाइम एज कंपेयर टू द पास्ट, बिकॉज जो एनवायरमेंट है, मैक्रो एनवायरमेंट, वो काफी हद तक स्ट्रांग लग रहा है फ्रॉम अ अर्निंग्स ग्रोथ एंड फ्रॉम अ जीडीपी ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। अगर मैं मैक्रो की बात करूं, जो क्रूड की जो आपने बात कही, अगर मैं उसकी बात करूं, तो अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर देखूं, तो कहीं ना कहीं अब वी आर क्लोजर टू 1%, -1% की तरफ हम कर रहे हैं। अगर मैं ये 2014 के पहले की मैं अगर बात करता हूं, तो ये करीबन -3, -4% के रेंज में रहते थे, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था हमारी करेंसी के लिए कि अगर क्रूड बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी पे इंपैक्ट आएगा। आज वो स्थिति नहीं बन रही है नीरज जी। आज वो स्थिति ये बन रही है कि अगर क्रूड 100 के आजू बाजू है, 90 या 100 के रेंज में है, तो कहीं ना कहीं हमारा मैक्रो एनवायरमेंट अभी भी काफी स्टेबल है। अगर अपने फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व आज की तारीख में करीबन $650 बिलियन के ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि ये साल के एंड के हम वी विल डेफिनेटली क्रॉस मोर देन $725 बिलियन। तो जब हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है, तो क्रूड का इंपैक्ट मुझे नहीं लगता है बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हालांकि अगर क्रूड $125-130 की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा इंपैक्ट होगा इंडिया को, बट मुझे नहीं लग रहा कि करीबन $100 तक क्रूड में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा मैक्रो साइड पे। ऑन द माइक्रो साइड सर्टन सेक्टर्स को थोड़ा हेडविंड हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लें तो कहीं ना कहीं वो पास ऑन हो जाता है। ओके, चलिए बात फंड पे बात करते हैं हम लोग। ये जो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें बहुत सारे फंड होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक सिलेक्शन की, उनको रखने की, उनको परखने की। आप क्या स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं अपने फंड में कि हमको इस तरह से अपने फंड को रखना है, वैल्यू के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, ये जो भी है स्ट्रैटेजी आप बना के चलते हैं? तो नीरज जी, दो थॉट प्रोसेसेस है। हम क्लियरली एक ग्रोथ फोकस हाउस है, बट अगर अब मैं बात करूं थॉट प्रोसेस की हम कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैं प्री कोविड की मैं बात करता हूं, तो हम क्लियरली एक बॉटम्स अप अप्रोच हाउस होते थे। हम हर बार ये कहते थे कि हम बॉटम्स अप तरीके से स्टॉक निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और ओवर द लॉन्गर टर्म उसमें राइड करेंगे, बिकॉज हमारा 3 से 5 साल का एक होराइजन होता है इन्वेस्टमेंट का। हैविंग सेड दैट, पोस्ट कोविड की अगर मैं बात करूं, द काइंड ऑफ जो तरीके से गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में वाइब्रेंसी लेके आई है, जैसे डिफेंस हो गया, रेल हो गया, तो कहीं ना कहीं एक टॉप डाउन अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखने के लिए। तो हम दोनों चीज करते हैं, हम टॉप डाउन को भी मैरी करते हैं और बॉटम्स अप को भी मैरी करते हैं, और हम देखते हैं कि ये दोनों का बैलेंस कैसे करके हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सके या थीम्स आइडेंटिफाई कर सके अहेड ऑफ द कर्व, सो दैट जब वो थीम प्ले आउट शुरू होगी तब उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारे फंड को आ सकता है। तो ये जो मिश्रण है, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन करंट एनवायरनमेंट। आप सिर्फ टॉप डाउन करोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ बॉटम अप अप्रोच करोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसका एक हेल्दी बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, और वो हेल्दी बैलेंस की वजह से ही आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो और थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो अहेड ऑफ द साइकिल। एक चीज़ सही नहीं जी, जैसे अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलें और 2 साल का चार्ट देखें तो लगेगा अरे यार ये तो 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, मतलब 100% तो मिनिमम है अच्छे मिड कैप में बढ़त आई है। तो क्या एक गुड मिड कैप आइडिया ढूंढना इस वक्त मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस यूनिवर्स में आप लोग प्ले करना चाहते हैं, ये करते हैं, वहाँ पे ये एक चैलेंज खड़ा हो गया कि सारे स्टॉक बहुत रनअप हो चुके हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप देखें और आपको लगे कि बहुत महंगा है, दूसरा ये कहता है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखोगे तो आप फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाओगे। कैसे करते हैं आप बैलेंस? आपने सही कहा नीरज जी, कहीं ना कहीं हमें भी वो दिक्कत आती है जब हम वैल्यूएशंस को देखते हैं कि कोई स्टॉक एक जमाने में ₹100 था, आज वो 5 गुना 6 गुना हो गया। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, कोविड का जो लो था मिड कैप इंडेक्स का, वहां से कहीं ना कहीं 5 गुना तो इंडेक्स ही हो चुका है, राइट? जो मिड कैप इंडेक्स है वो ही 5 गुना हो गया है। तो क्लियरली वैल्यूएशंस
के वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है मिड कैप में स्टॉक आइडेंटिफाई करने में। हालांकि मैं ये कहूंगा कि पूरे इंडेक्स में हर सेक्टर में वैसा इश्यू नहीं आ रहा है। अभी भी काफी सेक्टर्स है जहां पर वैल्यू दिख रही है और जहां पर लग रहा है कि एक अंडर इन्वेस्टमेंट होता था पहले और कहीं ना कहीं अंडरवेट रहती थी इंडेक्स इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है जैसे अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि टेलीकॉम में जो लास्ट 10 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस रही है वो कहीं ना कहीं अभी एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस की तरफ माहौल बन रहा है उसका। और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अगले 2 या 3 साल के लिए टेलीकॉम कैन डू वेरी वेल। अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो वैल्यूएशन टेलीकॉम में अभी काफी एक्सपेंसिव नहीं है जैसे हम बाकी सब सेक्टरों में देखते हैं। तो मिड कैप में यस एग्रीगेट लेवल पे आपको लग सकता है कि वैल्यूएशन महंगे हैं, बट विद इन मिड कैप ऐसे पॉकेट्स हैं आज के तारीख में भी जहां पर स्टॉक पिकिंग पॉसिबिलिटी है, जहां पर अभी भी 40 से 50% रिटर्न क्लियरली विजिबली दिख रहे हैं और हम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ स्पेसिफिक थीम्स और सेक्टर्स पे बात करेंगे जो इस वक्त भी इन्वेस्टेबल है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, जिसका ये मानना है कि अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स हैं जहां पे निवेश करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे पॉकेट या आइडियाज़ या थीम्स हो सकती हैं, तो मुझे थोड़ा उस तरफ ले चलिए कि कौन से थीम्स दिखते हैं, कौन से आइडियाज सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है। हो सकता है उस सेक्टर में या उस पॉकेट में 20 शेयर हो जिसमें से 15 तो बहुत भाग चुके हैं लेकिन 5 अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो वो उस तरफ हमें ले चलिए। तो अगर मैं थीम्स की बात करूं, जैसे आपने सही कहा, तो एक जो थीम हम खेल रहे हैं वो प्रीमियमाइजेशन थीम और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम। आज इंडिया का मार्केट कैप है करीबन $4.2 ट्रिलियन। हमारे हिसाब से अगले 5 साल में ये मिनिमम 8.5 से 9 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाने वाला है। तो जब इतना वेल्थ इफेक्ट होगा सिस्टम में, तो जो इंडियन कंज्यूमर है वो कैसे स्पेंड करेंगे? तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में काफी हद तक उसकी बॉयंसी दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको ज्वेलरी सेक्टर में उसकी काफी हद तक बॉयंसी दिखेगी, बिकॉज ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एरियाज है वहां पर मुझे लगता है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ की आशंका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये सेम कंपैरिजन किया है चाइना के साथ। अगर आप चाइना को 2008 से 2014 देखें, जब उनका पर कैपिटा इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा था कंट्री का, तब कहीं ना कहीं हमने देखा सेक्टर्स लाइक ज्वेलरी, अपैरल, इनमें सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन इंप्रूवमेंट हुआ था और इनकी जो ग्रोथ रेट्स है वो काफी हद तक बढ़ गई थी वो टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो सेम इंडिया के साथ अगले 5 साल में होने वाला है। तो रियल एस्टेट हो या ज्वेलरी सेक्टर हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो या बहुत सारे स्टार्टअप्स हो लाइक फूड डिलीवरी बिजनेस हो, कहीं ना कहीं हमने वो हम क्रॉस कर लिया है कि हम और 50 रुपया आपको देने के लिए तैयार हैं, बट हमको कन्वीनियंस चाहिए। अगर फूड डिलीवरी में मैं घर पे बैठ के खाना मंगा रहा हूं तो मैं 50-70 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे कन्वीनियंस चाहिए। तो ये शायद 4 साल पहले, 5 साल पहले हम नहीं सोचते थे कि ये इंडिया दे पाएगा, बट आज जो वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रही है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल थ्राइव होंगे और यहां से बहुत ज्यादा ग्रो भी होंगे। तो यहां पर एक तरीके से हमने सोच के निवेश किया है। दूसरी तरीके से हमने जो सोचा है ये है टेलीकॉम सेक्टर। अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं, ये आप सब भली भांति जाते हैं 2010 से 2020 तक इस सेक्टर में काफी हेडविंड्स थे। पहले हेडविंड थे केपेक्स के, बहुत सिग्निफिकेंट केपेक्स हुआ था 2012 के बाद 2015-16 तक, जहां पर सब कंपनियों की बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रेच हो गई थी। करीबन 2.5 लाख करोड़ का केपेक्स किया था स्पेक्ट्रम के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि एक लीडर ने एंटर किया 2017 में और कहीं ना कहीं वो प्राइसिंग के लेके हमने इंडस्ट्री में काफी हद तक इंपैक्ट देखा अगले 3-4 साल के लिए। अभी अगर मैं आज की स्थिति की बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 से 6 साल तक कोई मेजर केपेक्स नहीं रहने वाला है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10-year हिस्ट्री मुझे लग रहा है कि हर टेलीकॉम कंपनी, एटलीस्ट द लीडर्स जो है टॉप 2 टेलीकॉम कंपनीज, इनके लिए एक सिग्निफिकेंट फ्री कैश फ्लो जनरेशन का एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो लास्ट 10 साल में नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आरपू की बात करूं, जो हम टैरिफ भरते हैं एज अ कस्टमर, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां पर करीबन 20 से 25% इंक्रीज की एक आशंका लगा सकती है पोस्ट इलेक्शन, बिकॉज काफी समय से वो हुआ नहीं है। और अभी भी हम ग्लोबल कंपैरिजन के सामने अगर इंडियन आरपू को कंपेयर करें तो हम काफी हद तक सस्ते हैं। तो वहां पर एक रूम बन रही है कि आपकी रेवेन्यू साइड पे भी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी साइड को भी वो एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है। तो जब आपका पीएनएल एक अच्छी दिशा में जा रहा है, जब आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव होने वाली है अगले 3 से 4 साल के लिए,
और वैल्यूएशन अभी भी काफी हद तक रीजनेबल है ये सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर बनने वाला है अगले 2 से 3 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर हो सकता है इंडिया के लिए। अगर जो असम्पशंस हम बता रहे हैं, जो आरपू हाइक है, वो अगर आ जाए तो आई थिंक ये सेक्टर ऑफ द ईयर और सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर डेफिनेटली हो सकता है। तो दैट इज द सेकंड मेजर पार्ट दैट वी हैव इन्वेस्टेड। थर्ड है कैपिटल गुड्स। आप अगर आज देखें वेरियस सेक्टर्स की, अगर मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर हो गया, रोड रेलवेज हो गए, डिफेंस हो गए, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है। और ये अगले 5 साल में मुझे लगता है, यहां से भी जो हमने देखा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये ट्रेलर था, असली मूवी तो अभी शुरू होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल के लिए केपेक्स की थीम जो है उस पे मुझे लगता है हर किसी को राइड करना चाहिए। और हम अब तक जो देख रहे हैं, जो केपेक्स की हम बात कर रहे हैं, रेलवे हो या रोड हो, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सेंट्रिक डिमांड एक तरीके से जनरेट कर रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिफेंस है, वहां पर एक एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स है विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, पावर हो गया, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री हो गया, जहां पर एक एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। और मुझे लगता है वहां पर हमने एक अच्छी तरीके से एलोकेशन करके रखा है। डिफेंस हो गया या कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, वहां पर हमारा एक ओवरवेट व्यू जो है वो बरकरार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आईटी। आईटी अगर आप देखें तो लास्ट 1 साल से कहीं ना कहीं हेडविंडेड एनवायरनमेंट चल रहा था इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, बिकॉज ऑफ यूएस के इश्यूज जो चल रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेके, रेट हाइक को लेके, कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है स्पेंडिंग को लेके, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेके। तो वो इंडियन आईटी के ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है। हालांकि अगर मैं अगले 2 या 3 साल का व्यू लूं, तो एक बड़ा रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मुझे लगता है कि पोस्ट इंटरनेट अगर सबसे बड़ा कोई इनोवेशन हुआ है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन आईटी कंपनीज होने वाली है। तो ये एक सुनामी है जो मुझे लगता है पोस्ट यूएस इलेक्शन शुरू होगा। और 2 साल के लिए मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में काफी तेजी गति से ग्रोथ रिवाइव होगा। हालांकि अगले 2 क्वार्टर ग्रोथ कम हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगले 2 या 3 साल की अगर मैं व्यू लूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खेलने के लिए आपको इंडियन आईटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वहां पे हमारी एक ओवरवेट पोजीशन रही है। तो कुल मिला के ये 3 4 5 सेक्टर्स है जहां पर हम ओवरवेट हैं अभी के लिए। और हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अगर आपको नए इंडिया का आप सोच रहे हो कि अगले 5 साल में इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो काफी नए सेक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, काफी नए सेक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा, एक ओपन माइंडनेस से देखना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट 10 साल में मार्केट काफी पोलराइज था, 2010 से 2020 तक। अभी जो मार्केट है वो काफी ब्रॉड बेस है। रेलवेज, डिफेंस, पावर, यहाँ पे जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है लास्ट 10 साल में, कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंट तरीके से हम वो जगह पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसे पावर अगर है तो हम रिन्यूएबल में देख रहे हैं कि काफी सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आ रहा है। तो आपको सेक्टर बाय सेक्टर जाना पड़ेगा और विद इन दैट सेक्टर आपको कहाँ सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर आप ऑटो में जा रहे हैं तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट ईवी की तरफ रखना पड़ेगा। अब अगर आप आईसी की तरफ चले गए तो शायद आपके रिटर्न्स कम बनेंगे। अगर आपने ईवी के सही स्टॉक चुन लिए तो आपके रिटर्न ज्यादा बनेंगे। सो ये एक डाइसेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो प्लेनिटी ऑफ चॉइस है। एक सेक्टर का आपने जो जिक्र किया ना, टेलीकॉम का, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। उसमें बहुत थोड़े से 1-2 दिग्गज हैं वहाँ पे। अगर कोई कंपनी बहुत मेहनत कर रही है, करेगी, बड़े प्रयास कर रही है, क्या उसके लिए गुंजाइश बनेगी, जगह बनेगी? बिल्कुल। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हैज टू रीच द रूरलेस्ट ऑफ द रूरल इंडिया, तो मुझे लगता है कि एक 3 प्लेयर इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है। और एक कहीं ना कहीं सरकार ने भी कहा है। और दूसरा पॉइंट है कि जो रिसेंट एफपीओ हुआ है उसमें से ये क्लियर है कि अभी ये 3 प्लेयर इंडस्ट्री सस्टेनेबल तरीके से रहेगी। हालांकि जो नंबर 3rd प्लेयर है वहां पर उनको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है अगले 12 से 15 महीने में वो इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट होंगे और उसका शायद फल आगे हम लोग को जाके देखने मिल सकता है। बट जो नंबर 2 प्लेयर है जो लिस्टेड है, बिकॉज नंबर 1 इज नॉट लिस्टेड, नंबर 2 प्लेयर जो लिस्टेड है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साइकिल का वो रहेगा। और मुझे लगता है कि जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है, जो फ्री कैश जनरेशन होगा अगले 5 साल के लिए, जो ग्रोथ हम देख रहे हैं सेक्टर के अगले 5 साल के लिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नंबर 2 प्लेयर जो है उसको काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है।
टू सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, नंबर 3 के लिए भी जगह होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसमें खाली आप एडम कर दीजिएगा, क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ, फिर एक अगले सेक्टर पे आऊँगा। जैसे आपने कहा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत बढ़ रही है, प्रीमियमाइजेशन काफ़ी हो रहा है, तो जैसे जनरली हम लोग मुंबई का एग्जांपल लेंगे कि मुंबई में मान लीजिए 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें लग्जरी मकान 3 BHK 4 BHK और 2 BHK महंगे वाले, तो कई बार मन में सोच के लगता है यार ये बिकते कैसे होंगे यार, इतना पैसा किसके पास है 10-10 करोड़ के फ्लैट खरीदे। लेकिन शायद ये थिंकिंग प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ उनको उस 50,000 लोगों के एड्रेसेबल मार्केट में से 500 लोगों को चूज करना और बेच लेना है। तो वो थिंकिंग प्रोसेस में जो 2.5 करोड़ लेके आप चलते गलत है, ये सही है ना कि वो सोचना क्यों है उसको? नहीं, सो अगर मैं डेटा की बात करूं, मोर देन 10 करोड़ वाले जो फ्लैट्स है, इनमें अभी भी ग्रोथ रेट 30% के ऊपर आ रही है, और लेस देन 2 करोड़ फ्लैट है, वहां पर ग्रोथ ही नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो पॉपुलेशन है, जो लेस देन 2 करोड़ सेगमेंट है, उसको इन्फ्लेशन की वजह से इश्यू है या इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं उनकी मार लगी है। बट जो मोर देन 10 करोड़ वाली जो जनता है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनको सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज एक वेल्थ इफेक्ट जो क्रिएट होता है इक्विटी मार्केट का और एक ब्रॉडर वाइब्रेंसी का इकोनॉमी में, वो मेजर बेनिफिशियरी वो होते हैं। और इसके लिए लग्जरी वाला जो सेगमेंट है, कहीं ना कहीं वहां पर हमें जरा भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा आज के तारीख में। और ये सेम अक्रॉस द बोर्ड है, ऐसा नहीं है सिर्फ रियल एस्टेट के लिए। अगर मैं फुटवेयर की बात करूं तो लग्जरी फुटवेयर कंपनीज आर डूइंग मच बेटर वर्सेस नॉन लग्जरी। अगर मैं अपैरल की बात करूं तो वही सेम चीज प्ले आउट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो प्रीमियमाइजेशन वाला जो स्टोरी है इंडिया का, वो प्ले आउट हो रहा है। जो बॉटम एंड वाला पार्ट है सेगमेंट का, कहीं ना कहीं वहां पर ग्रोथ स्लो हो रही है। हावेवर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आशंका है कि ये थोड़ी हद तक ग्रोथ रिवाइव होगी जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे सिस्टम में और इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा। मुझे लग रहा है थोड़ी ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी, बट कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती ग्रोथ रेट की बिटवीन लग्जरी एंड द प्रीमियम साइड वर्सेस इकोनॉमी। प्रीमियम एंड लग्जरी अगले 5 से 10 साल के लिए तेजी गति से ग्रो होंगे एज कंपेयर टू द इकोनॉमी सेगमेंट, कोई भी कैटेगरी के लिए। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो शूज में हो, कारों में हो, घर में हो, मोबाइल में हो, हर जगह प्रीमियम में ही चल रहा है। उसके रीजंस बिल्कुल सही। आपने एक जिक्र किया कि जैसे नीरज जी आपने सही कहा, हाँ, आपने एक सही पॉइंट कहा। जो कार्स की अगर मैं बात करूं तो एक रिसेंटली एक कंपनी जो हमारी एक इन्वेस्टिंग कंपनीज है, वहां पर उन्हें ईवी 3 व्हीलर लॉन्च किया था। अब 3 व्हीलर ऐसी कैटेगरी है जो जो कस्टमर सेगमेंट है, जो ड्राइवर की जो सेगमेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा एक व्यू था कि 50% टॉप एंड बिकेगी और 50% एंट्री लेवल बिकेगी। बट जो एक्चुअल डिमांड आई वो ऐसी थी कि 85% टॉप एंड की आई और 15% बॉटम एंड की आई। तो जो हर कस्टमर है आज के तारीख में, राइट, वो एक तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ और टॉप एंड प्रोडक्ट की तरफ ही देख रहा है। करेक्ट। अच्छा, एक आपने डिस्कस किया आईटी में लार्ज कैप वाले तो मुश्किल में थे ही पहले से, उनकी कमेंट्री भी ऐसे थी। रिसेंटली एक मिड कैप कंपनी ने भी नतीजे दिए, लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन गाइडेंस में थोड़ा सा चूक रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आईटी में मिड कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने लोगों के, लार्ज कैप में गिरे नहीं है भाई, ये कह सकता हूँ मैं। चले नहीं तो गिरे भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत गिर गए हों वो। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि यूएस में बीएफएसआई बहुत अच्छा नहीं कर रही है अभी, या एआई की वजह से जो डिसरप्शन हुआ उससे हमको बहुत कोप अप करना उनके साथ जेल करने के लिए। तो ये वाला सेक्टर आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, वो क्यों अच्छा लग रहा है, या अभी जैसा नहीं 6 महीने आगे बहुत बढ़ गया होगा इसलिए अभी से आप उसको ट्रैक करना चाहिए, वो बताइए हमें। सो नीरज जी, अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई को 2 तरीके से देखा जाता है। आप अगर एंटरप्राइज हो, आपको अगर एआई रन करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपना जो डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक सही तरीके से उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट में एक सही तरीके से लेके आना पड़ेगा। फिर वो डेटा को आपको क्लाउड पे लेके जाना पड़ेगा और फिर वही डेटा के ऊपर आप एआई रन करोगे। तो कहीं ना कहीं 3 लेयर का काम आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ एआई का काम नहीं आ रहा है। काफी ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसी है जो लेवल 1 लेवल 2 पे भी नहीं पहुंची है, और काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका क्लाउड पे डेटा है और उनको सिर्फ एआई रन करना है। तो एआई एक इज गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ। हर एंटरप्राइज को ये एम्ब्रेस करना पड़ेगा, आपको एआई यूज करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में। उसके काफी फायदे नुकसान भी हो सकते हैं, बट जो फायदे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपको कॉम्पिटिटर से आगे जाना है तो आपको ये सब फीचर्स लेके आने पड़ेंगे आपके एंड कस्टमर के लिए। अगर कोई एक बंदा इंडस्ट्री में यूज कर रहा है तो दूसरों पे प्रेशर बन जाता है कि उसको चेज करने के लिए। आज के तारीख में इसके सब पायलट्स चल रहे हैं।
आज के तारीख में लोग देख रहे हैं कि यार ये सोल्यूशन कैसे बनेगा, ये सोल्यूशन का फायदा कैसे होगा मुझे। तो एक पायलट स्टेज में इसकी प्रोसेस चल रही है। हमने लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट में देखा है, उनके ऑर्डर विन्स जो है एआई में काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं, और मुझे लगता है ये एक्सेलरेशन जो है, ये पायलट स्टेज मुझे लगता है करीबन और 2 क्वार्टर चलने वाला है, बट उसके बाद मुझे लगता है एक्चुअल डिलीवरी का टाइम होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो शुरू होगा, तब जाके इंडियन आईटी कंपनीज को सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आएगा ये चीज का। छोटा सा सवाल आपसे है और छोटा सा जवाब भी चाहिए कि हमने बात की कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत तेज़ी है, प्रीमियमेशन दिख रही है, तो इसके पीछे एक थ्रेड चलती है कि जो इसको फाइनेंस करती हैं, तो क्या एक बड़ी थ्रेड थीम वो है कि भाई टीवी बिक रही, फ्रिज बिक रही, कार बिक रही, स्कूटर, लेकिन उनकी फाइनेंस करने वाला भी तो कोई एक है जो सबसे बड़ा ग्रोथ तो वही पाएगा, है ऐसा? बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफी कंपनियों ने फाइनेंसिंग के थ्रू एक बिजनेस मॉडल अच्छा बनाया है। और हमारी कहीं ना कहीं अगर आप हमारी होल्डिंग्स भी देखें तो जो टॉप होल्डिंग है वो एक बेट है वो चीज के लिए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीएफएसआई एज अ सेगमेंट में कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है। अगर हम इंडिया में निम्स की बात करें कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, हमारे उधर निम्स अभी भी कहीं हद तक ग्लोबल मार्केट से कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। अभी भी हमारे यहाँ कोई फिनटेक मॉडल एट स्केल डेवलप नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सोच के किया कि ये एक बड़ी ग्रुप है जिसमें कैपेबिलिटी है कि एक ब्रांड है उनके काफी स्ट्रॉन्ग, तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम रहेगा, उनके पास बैंडविड्थ प्राइसिंग पावर काफी रहेगा, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगी तो काफी हद तक वो एंड कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे। तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि थोड़ा डिसरप्शन बीएफएसआई में हो सकता है अगले 1 से 2 साल के लिए, जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और यही सेम कंपनियां हैं जो कंज्यूमर की तरफ देख रही हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रही हैं, और नए नए बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं। आज के तारीख में अगर आप मानो जाके एसी लेने जा रहे हो तो आपको फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिल रही है, बट कल जाकर आपको मोबाइल फोन लेने जाओगे तो अगर आपको लीजिंग की ऑप्शन मिलेगी तो आप शायद वो प्रेफर करना चाहोगे। तो एक अलग अलग तरीके से बिजनेस मॉडल इवॉल्व होंगे कंज्यूमर स्पेस में, जैसे अगले 3 से 4 साल में ये स्पेस विल बिकम मच मोर लार्जर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा थी। और मिड कैप स्पेस में अगर आप सोचते हैं कि वाकई वेल्थ क्रिएट करनी है तो यही स्पेस होता है। देखिए लार्ज कैप में पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं बनते, लेकिन वेल्थ जो क्रिएट होती है ना मोटी, वो वेल्थ मिड कैप से बनती है। और अगर उसमें आप किसी बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर की मदद लें तो आपको सचमुच कोई बिना चिंता किए हुए रात में आराम से सो के पैसे बन सकते हैं। और निकेत जी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मुझे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत जी डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये समझाने के लिए कि मिड कैप फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड से बात करेंगे।